हाय गाइस। उत्तर प्रदेश में एक और मुद्दा सामने आया है। 68,500 की भर्ती को लेकर के हाई कोर्ट ने कहा है कि 27,000 पदों पर लगभग नई भर्ती 90 दिनों के अंदर की जाए, 60 से 90 दिनों के अंदर की जाए। एमआरसी को लेकर के ये सारे विवाद उत्पन्न हो रहे हैं, तो आज हम एमआरसी को एक इतने विस्तार से समझेंगे कि आपकी सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। एमआरसी कैसे और क्या होती है, कैसे सीटों का नुकसान होता है और कैसे सरकार को बार बार इसमें फंसना पड़ता है। तो आइए दोस्तों, एक एक करके सारी चीज़ों को समझेंगे। 68,500 को लेकर के सारी जानकारी देंगे, बने रहिए हमारे साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं एमआरसी क्या होती है और कैसे प्रभावित करती है। एमआरसी से तात्पर्य उन अभ्यर्थियों से है, उन बच्चों से है जो अनारक्षित सीट पर पास होते हैं, लेकिन उनकी जो कैटेगरी है वो आरक्षित सीट की है। एमआरसी को मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी ही कहते हैं, यानी कि ऐसे रिजर्व कैटेगरी के बच्चे जो मेरिटोरियस हैं, जिनकी मेरिट अच्छी है, जो अनरिजर्व में क्वालिफाई होते हैं या अनरिजर्व में क्वालिफाई हैं। अब होता क्या है दोस्तों कि कई बार बच्चे किसी एक एग्ज़ाम में किसी आरक्षण का लाभ लेके दूसरे स्तर पर भी ओवरलैप कर जाते हैं, तो इन पर भी आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि एमआरसी के कारण प्रभाव क्या होता है और कैसे हुआ। 68,500 और 69,000 के संदर्भ में जो ओबीसी, एससी, एसटी, यूआर में पास हुए वो एमआरसी वाले हैं। अब एमआरसी के कारण जब उनको आवंटन के समय, सिलेक्शन के बाद आवंटन के समय गृह जनपद नहीं मिला, तो सरकार ने उनके कोटे से उनको गृह जनपद दे दिया। दोस्तों, यहाँ पे सरकार ने एक बहुत बड़ी गलती की। जब उनको गृह जनपद दे रही थी तो केवल मतलब एक कहते हैं ना कि केवल नोटिफाई करने के लिए, केवल एक मानने के लिए उनको उनके कोटे से गृह जनपद तो देना चाहिए था। एक अलग कोटे से लिस्ट बना लेते सारे सभी अभ्यर्थियों की जिनको गृह जनपद नहीं मिल रहा है, उनको उनके ओबीसी कोटे के या एससी कोटे के ऊपर वाले जो कोटे में सेलेक्टेड हैं उनसे ऊपर इनको रख के इनको पहले दे देते। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया कि इनको शिफ्ट ही कर दिया कोटे में, जिसके कारण इनकी जो सीट जो यूआर में ये क्वालिफाई हुए थे वो सीट वैकेंट हो गई और गवर्नमेंट ने बाकी को यूआर से उनको सीट को रिप्लेस कर दिया, यानी भर लिया। अब एक उदाहरण से समझते हैं कि जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती में रामलाल एक ओबीसी अभ्यर्थी हैं, सुपर टेट में 110 नंबर लेकर यूआर सीट पर पास हो गए और इनका गुणांक 74 है। वो इनका भाई है एक श्यामलाल, जो कि बगल का भाई है। आप जानते हैं बगल के भाई मतलब एक होता है ना, नेचुरल कंपटीशन है उनको उन दोनों में। अब श्यामलाल ओबीसी कोटे में चयनित है, इसका गुणांक मान लेते हैं कि 65 है, 67 है, 68 है। अब 66 मान लेते हैं, इसका गुणांक 66 है। अब श्यामलाल ओबीसी कोटे में चयनित है, जबकि रामलाल यूआर में चयनित है, अच्छे नंबर पाया है, मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी का स्टूडेंट है, यानी कि एमआरसी बच्चा है, ओबीसी अभ्यर्थी है। तो ऐसे में दोस्तों, अगर जब सीटों का आवंटन होगा, चूंकि पहले तो सिलेक्शन हो गया, पर इसमें मामला होता है सारा सीटों का, तो जब जिला आवंटन होगा तो जिला आवंटन होने के दौरान रामलाल को यूआर से उसका गृह जनपद मिल ही नहीं रहा था, जबकि अगर उसी समय श्यामलाल को उसके कोटे से तुरंत गृह ओबीसी कोटे से तुरंत गृह जनपद मिल गया। ऐसे में रामलाल को हुआ नुकसान। तो रामलाल पहुंच गए 68,500 के मामले में हाई कोर्ट। अगर ये 68,500 के मान लेते हैं तो अब ये हाई कोर्ट में जाके बोले कि सर देखिए, हम तो ओबीसी वर्ग से भले हैं, लेकिन हमारी मेरिट बहुत अच्छी थी, हम तो क्वालिफाई थे यूआर में, लेकिन हमें गृह जनपद नहीं मिला, जबकि हमसे कम हमारे बगल वाले श्यामलाल को ओबीसी कोटे में हमसे कम नंबर होने के बावजूद उसको गृह जनपद मिल गया। सर हमारा तो नुकसान हो गया। तो हाई कोर्ट ने 68,500 में कहा था कि सरकार को कि आप एक काम करिए, आप ऐसे बच्चों को उनके कोटे से मतलब गृह जनपद दे दीजिए। अभी आपको पता होगा 1.5 साल पहले इन लोगों को इनके गृह जनपद में तैनाती भी मिली थी, लेकिन गलती क्या हुई कि हाई कोर्ट ने नोटिफाई के बारे में नहीं कहा था कि इनको रखिए मूल रूप से यूआर में। लेकिन इस बार क्या हुआ, हाई कोर्ट की डबल बेंच ने कहा कि इनको आप केवल नोटिफाई, केवल मानक आधार पर ही कर सकते हैं कोटे में, वैसे ये रहेंगे यूआर में ही। जैसे रामलाल यूआर में चयनित है, उसे गृह जनपद नहीं मिल रहा है और श्यामलाल को गृह जनपद मिल गया। इसे दूर करने के लिए श्यामलाल से ऊपर पहले रामलाल को वरीयता दी जाए। एमआरसी वाले बच्चों को अपने कोटे में पहले वरीयता देके उनको कोटे से ही गृह जनपद दे दीजिए, और जब उसको कोटे से गृह जनपद मिल जाएगा, उसके बाद जो उनके कोटे में बचे लोग हैं जो सच में कोटे से ही क्वालिफाई हैं, उनको जिला आवंटन देते रहिए। उदाहरण के लिए, जैसे अगर क्रमांक 1 वाले बच्चे को पहले गृह जनपद मिलेगा, तो इसके बाद वाले बच्चे तो गृह जनपद लेते जाएंगे ना, लेकिन एक निश्चित समय के बाद तो यूआर में सबको गृह जनपद नहीं मिलेगा। और जो बच्चे उसके बाद होंगे तो उनकी एक लिस्ट बनाइए और बाकी ओबीसी बच्चों से उनको ऊपर करिए, जो कोटे में शामिल हैं उनसे ऊपर कर लीजिए, और उसके बाद आवंटन करते रहिए। इससे ये दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन हाँ, उनको माना जाएगा यूआर ही जो बच्चे एमआरसी वाले हैं।
अब सरकार की ऐसी गलती तो नहीं कही जा सकती, क्योंकि सरकार ने कोई घोटाला नहीं किया, ऐसा नहीं कि सरकार जानबूझ के ऐसा की। 68,500 के मामले में चूंकि हाईकोर्ट का स्पष्ट डायरेक्शन नहीं था पिछली बार, इस वजह से सरकार से गलतियां हो गई। अब लोगों ने कहा कि 19,000 पदों पर घोटाला, एकदम वाहियात बात है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। पर हाँ, लगभग 7,000 पदों पर ये गलती हुई। एमआरसी स्टूडेंट जिनको ग्रेजुएशन पद नहीं मिल पा रहा था, 13,007 एमआरसी स्टूडेंट हैं 69,000 में, इसमें से लगभग 7,000 बच्चों के साथ ये दिक्कत आई थी। ग्रेजुएशन पद न मिलने के कारण उनको सरकार ने उनके कोटे में ही शामिल कर लिया था, जो कि गलत था। दोस्तों, इससे रिलेटेड मैं आपको एक ये पूरा क्रमांक दिखाना चाहता हूँ। क्रमांक 139 और क्रमांक 140 हाई कोर्ट के डबल बेंच के जो आदेश है उसमें सीधे सीधे लिखा है कि बिलोंगिंग टू ओबीसी इनको केवल और केवल नोटिफाई करने के लिए ही आप उनकी कैटेगरी में रख सकते हैं। हाँ, अगर मामला अलग सर्विस का होता तो अलग तरीके से निर्णय होता। अब 68,500 को लेकर एक सबसे बड़ी खबर आ रही है कि 60 से 90 दिनों के भीतर 27,713 पदों पर भर्ती कराई जानी चाहिए, ऐसा कहा है हाई कोर्ट ने। और उसके साथ ही हाई कोर्ट ने कहा कि ATRE असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम ये एक अर्हता परीक्षा है, न कि कोई रिक्रूटमेंट एग्जाम। पता नहीं उन्होंने ऐसा कैसे कह दिया, पर इसकी वजह से दिक्कत क्या हुई कि जो बच्चे इसमें अपने कोटे में क्वालिफाई हुए थे वो केवल अपने कोटे में ही रखे जाने चाहिए थे। लेकिन अब मामला गया है फंस, क्योंकि ATRE को हाई कोर्ट ने अर्हता परीक्षा माना है, न कि रिक्रूटमेंट एग्जाम, जिसकी वजह से अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तो जाना ही जाना है। अब सुप्रीम कोर्ट ही तय कर सकता है कि ATRE क्या है। जैसा कि आप दोस्तों आदेश में देख सकते हैं कि सीधे सीधे ATRE को गवर्नमेंट ने कहा है कि इनके रूल के हिसाब से हम इसको एलिजिबिलिटी एक्वायरिंग एग्जामिनेशन ही मानते हैं, न कि रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। और दूसरा जो इसी से रिलेटेड 2018 में गवर्नमेंट ने ये सीधे सीधे कहा है कि दिवाकर सिंह वाले मामले में ये केवल एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, अर्हता परीक्षा ही है। और वहीं दोस्तों जिसकी वजह से एक बड़ी समस्या उत्पन्न हुई है, अब अगर ATRE केवल अर्हता परीक्षा है तो डबल आरक्षण का मुद्दा ही खत्म हो जाता है। अब अगर ATRE रिक्रूटमेंट एग्जाम है तब डबल आरक्षण का मुद्दा सामने आएगा। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या निर्णय करता है। तो क्या ये जो 27,000 पदों पर भर्ती आएगी सभी के लिए होगी? तो जी हाँ, बिल्कुल सभी के लिए होगी, क्योंकि कहा गया है कि इन अभ्यर्थियों को छूट में एज में छूट दे सकती है सरकार। और वहीं ATRE परीक्षा को अगर जैसा कि आप जानते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट मान लेगी तब तो ये मुद्दा खत्म हो जाएगा कि हाँ ATRE अगर अर्हता परीक्षा, लेकिन अगर ATRE अर्हता परीक्षा न हो करके अगर ये रिक्रूटमेंट एग्जाम को साबित हुआ तो डबल आरक्षण वाला मुद्दा प्रभावी हो जाएगा और बहुत सारी समस्याएं फिर फेरबदल देखने को व्यापक स्तर पर मिलेंगी। अच्छा, एक बात और सामने आई, 68,500 को लेकर जो लोग बाद में लगभग 6,000 लोग चयनित हुए थे सामान्य के, क्या उनको बाहर किया जा सकता है? तो दोस्तों इस पर एक सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि पहली मूल सूची में 41,556 ही लोग पास हुए हैं और यहाँ पर हाई कोर्ट ने जब 27,000 पदों पर भर्ती निकाली तो इसका मतलब है कि वो दूसरी सूची को वो भी खारिज मानकर ही चल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि 68,500 में भी जो लोग दूसरी सूची में, लगभग 6,000 लोग जो कि दूसरी सूची में चयनित हुए हैं, उनके प्रति समस्या है। समस्या क्यों है? क्योंकि सरकार ने किसी ऐसे नियम के तहत ऐसा नहीं किया था। नियम तो ये है कि अगर OBC SC ST की सीटें खाली रह जाएं तो बैकलॉग में लेके जाएं, इसको आप अगली भर्ती में उनके लिए एक्स्ट्रा पद रिजर्व करें और 2 बार ऐसा करना पड़ेगा आपको, एक भर्ती और उसके बाद फिर एक भर्ती, 2 बैकलॉग के बाद तब वो UR से समायोजित की जाएगी। तो समस्या तो है दोस्तों। अब आगे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या करती है। धन्यवाद।